बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से तालीम व तरबियत को लेकर ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक आ रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। क्लास हमारी फर्स्ट ईयर, जिसमें हम कारवान पब्लिशर की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसके तकरीबन हमारे 39 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 42 ऑनवर्ड आगे चलेंगे। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 45 हैं और मे बी पॉसिबल 2 से 3 लेक्चर्स में हम इन्हें वाइंड अप कर लेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक चीज़ हमारे पास है और एक चीज़ हमें मिलेगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक ज़िंदगी जो हमें मिल चुकी है और हम वो गुजार रहे हैं, और एट द एंड हमें मौत मिलेगी और ये बरहक है, हर किसी ने यहाँ से गुज़रना है। जब इंसान इस दुनिया में आता है, पहली सांस लेता है, पहली बार आँख खोलता है, तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है और फिर ये ज़िंदगी गुज़ारते गुज़ारते एक वक्त मुकर्रर पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो इस दुनिया से इंतकाल करके अगले जहां चला जाता है। ज़िंदगी और मौत हमारी दुआ का उन्वान कि ज़िंदगी कैसी हमें मिले और मौत अगर हो तो वो हमारे लिए कैसी हो। इस दुआ से हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाहुम्मा इसका मतलब है उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर। ए मेरे परवरदिगार, मुझे अता कर। क्या चीज़? अल हयात, जो तूने मुझे ज़िंदगी दी उसकी क्या खूबी हो। अल हयात सादतन, ए अल्लाह तू मुझे ज़िंदगी दे चुका है, मैं ज़िंदा हूँ और वो ज़िंदगी सादत वाली हो। जब क्लास में कोई बच्चा बहुत एहतराम करता हो और हर तरह का ख्याल रखता हो और कहा मानता हो, बात मानता हो और रिस्पेक्ट कर रहा हो, तो हम कहते हैं ये सादतमंद बच्चा है। मतलब ये ओबीडियंट, इताअत और फरमाबरदारी वाला बच्चा है। ये इताअत और फरमाबरदारी करता है, इतनी इताअत करता है कि हम दिन 12 बजे अगर इसे कहें कि बच्चे आज रात है, इस वक्त रात है, तो वो रिस्पेक्ट में अपने वालिदैन की, अपने उस्तादज़ा की ये बात मान ले कि रात है। इतनी इताअत और फरमाबरदारी करता है, तो उसको हम कहते हैं सादत। तो ए अल्लाह, तूने जो हमें ज़िंदगी दी वो भी सादत वाली हो, यानी कि हम तेरी इताअत करें, हम तेरी फरमाबरदारी करें, हम तेरे रसूल, तेरे हबीब, तेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी सादत वाली होती है।
ए अल्लाह तो हमें ज़िंदगी दे चुका है, तो इस ज़िंदगी को सआदत वाली बना। और आगे जो दूसरी अल्फाज हैं, अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। और ए अल्लाह जब हमारे लिए इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो ए अल्लाह हमारी मौत को शहादत में बदल दे। शहादत एक ऐसा रुतबा है कि जन्नत की खूबसूरत से खूबसूरत ज़िंदगी के बाद जब रब शहीद से पूछेगा क्या तू राज़ी हुआ, तो शहीद कहेगा कि ए अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और वो जो शहादत के वक्त एक लम्हा आया था वो एक तरफ है। मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल जाए और वो लम्हा दोबारा आ जाए। यानी कि शहादत वाली मौत ऐसी मौत है कि जिसके सामने जन्नत की सारी नेमतें भी कम पड़ जाती हैं। तो ए अल्लाह ये दुआ है मेरी आपसे कि अगर ये ज़िंदगी आपने हमें दी तो इस ज़िंदगी को बदल दे सआदत में, और जब हमारा वक्त मुकर्रर आ जाए तो हमारी मौत शहादत वाली देना। हमें किसी का मोहताज ना बनाना, हमें चलते फिरते और शहादत वाली मौत देना। आमीन। इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम आगाज़ करते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 3 है, मेजर ऑफ लोकेशन नाम है, और इसका क्वेश्चन नंबर 40। हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखें तो सवाल नंबर 40 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, जो कि आप बच्चों को नज़र आ रहा है। द मीन सैलरी पेड ऑफ 1000 वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। हमारे पास एक इंडस्ट्री है, उसमें 1000 वर्कर्स हैं, और 1000 वर्कर्स को जो सैलरी दी गई है वो कितनी है? ऑफ इंडस्ट्री वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ 130.4 रुपीज़। एक अहम बात, अगर आप सवाल में देखेंगे तो 130 के बाद कॉमा लगा हुआ है, और ऐसा लगता है कि ये 130.4 नहीं है, इसके बरक्स 1,30,040 है। ये गलत है, कॉमा नहीं है, यहाँ पॉइंट है। और ये सैलरी 1000 वर्कर्स की नहीं है, बल्कि 1000 वर्कर की जो सैलरीज हैं उनका मीन है, उनकी एवरेज है। यानी कि पर पर्सन जो है एवरेज वो 130.4 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब यहाँ पे सैलरीज हैं। अब ये सैलरीज कितनी हैं? ये 1000 हैं, 1000 बंदों को इंडस्ट्री की जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी दी। पहले वर्कर को सैलरी दी, दूसरे को दी, और यहाँ पे लिखते रहे। ऐसे ही होता है रिकॉर्ड बनाने के लिए। फिर हमने क्या किया, इन सब का टोटल किया ताकि हमें पता चले कि हमने 1000 वर्कर्स को टोटल सैलरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की। वो जो टोटल था उस टोटल को 1000 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 130.4। इट्स मीन किसी भी अगर हमारे पास कोई डेटा या ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशंस को सम अप करें, सम अप करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें तो मीन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 और ये 1000 वर्कर्स की सैलरी है। इन वर्कर्स की सैलरीज को यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि कितनी दी, लेकिन उन्होंने देकर उसने यहाँ से टोटल किया, और टोटल करने के बाद 1000 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास मीन आ गया। मीन ऑफ 1000 वर्कर्स इज
130 ऐसे लिखा हुआ है बुक में, ये कॉमा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। 130.40 रुपीज़, ये अर्थमेटिक मीन है 1000 वर्कर्स का। इतनी बात सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। आगे, लेटर ऑन यानी थोड़ी देर बाद, इट वॉज डिस्कवर्ड, थोड़ी देर बाद हमें इस चीज़ का इल्म हुआ, हमने ये चीज़ दरियाफ्त की, डेट द सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़, यहाँ पे जो हमने 1000 वर्कर्स को सैलरी दी, इनमें से कोई से 2 एम्प्लॉयज़, शायद एक यहाँ पे एक एम्प्लॉय है और एक यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये एक और ये जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ वॉज रॉन्गली एंटर, गलत वैल्यू, यानी कि उनकी सैलरी कुछ और थी और यहाँ पे हमने गलती से कोई और वैल्यू लिख दी। और वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यूज़ जो गलत लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं 297 और 165। अब यहाँ पे हमने 297 और यहाँ पे हम देखते हैं 165, ये 2 जो एंट्रीज थी ना, ये गलत हो गई। अब जब ये 2 एंट्रीज गलत हो गई 1000 की ऑब्जर्वेशन में, तो जब हमने इन 2 के साथ इनका टोटल किया तो वो टोटल भी गलत हो गया। अब वो टोटल जब गलत हुआ तो ये जो टोटल, वो उस टोटल को क्योंकि 1000 पे डिवाइड करके ये मीन मालूम किया था, लिहाजा ये मीन भी। आगे कहता है द करेक्ट सैलरी वॉज, जो सही सैलरी थी वो क्या थी? 197। जो पहला बंदा था वहाँ पे हमने 197, सिर्फ 197 देना था, एंट्री करते हुए यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दिया, गलत हो गया 197। और दूसरी ऑब्जर्वेशन है 185, यहाँ पे 185, यानी कि 16 की जगह पे गलती से 8 चला गया। तो अब ये वैल्यूज़ के साथ जो हमारा मीन आया वो तो गलत हो गया। सवाल है आगे, देयर करेक्ट सैलरी, ठीक होगी बात, ये करेक्ट सैलरी है 197 और 185। सवाल है फाइंड द करेक्ट मीन। अब आपने ये जो मीन है ये तो इनकरेक्ट है, अब आपने करेक्ट मीन मालूम करना है। करेक्ट मीन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? करेक्ट टोटल होगा, उसको 1000 पे डिवाइड कर लें। करेक्ट टोटल कैसे लेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो 1000 वर्कर, ये 2 गलत एंट्रीज के साथ जो है, क्या आप इसका टोटल मालूम कर सकते हैं कि इसका टोटल क्या है? अब यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होती तो आप मालूम करते ना, या वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिक का टूल है कि हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, हम उन वैल्यूज़ का टोटल कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या चीज़ गिवन हो, उन वैल्यूज़ का मीन गिवन हो। मीन का क्या फार्मूला होता है? एज वी नो डैट। इस फिक्रे के बारे में मैं एक बहुत दिलचस्प बात किया करता हूँ कि हमारे बच्चे ऊपर लिख तो देते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं होता नीचे क्या करने वाले हैं। क्या आपको पता है? बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम क्या लिखें? एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स बार, या फिर हम मीन लिख लेते हैं, एक ही बात है ना। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब आप मुझे बताएं मीन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी है? ये दी हुई है, आप यहाँ लिख दें 130.40 इज इक्वल टू समीशन एक्स। इसका मतलब है ये एक्स है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ का सम, ये तो हमें मालूम करना है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं समीशन एक्स। एन कितना है? एन का मतलब होता है ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तो हमें पता है कि 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। अब मैथ्स का रूल ये कहता है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 130.40 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू समीशन एक्स,
और इसी तरह समीशन x इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13400, 13400। ये आ गया टोटल। ये टोटल किसका है, ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ इन 1000 ऑब्जर्वेशंस का है, और वो क्या है 130,400। ये इनका सम आ गया, सम ऑफ 1000 वैल्यूज। अब ये जो सम है या ये जो टोटल है ये तो गलत है ना। अब इसको सही कैसे करेंगे हम, अब इसको सही करने का तरीका, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट टोटल मालूम करने लगे हैं। पहले हम इनकरेक्ट लिखेंगे 130,400, ये हमारे पास टोटल है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ये दो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें से माइनस कर दें इस टोटल में से। जब आपने इन 1000 ऑब्जर्वेशंस में से ये जो दो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं इन्हें आपने माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यूज का टोटल रह गया, 1000 में से दो वैल्यूज कम हो गई, यानी कि 998 ऑब्जर्वेशंस का। लेकिन साथ ही आप करेक्ट वैल्यूज जो दो हैं वो ऐड कर लें तो वापस कितनी ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी, 1000 बन जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनकरेक्ट टोटल है। इसमें से हम माइनस किसे करेंगे, हम माइनस करेंगे 297 को और साथ ही माइनस करेंगे 165 को। हमने दो वैल्यूज माइनस कर ली, फिर हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज ऐड करेंगे। वो दो वैल्यूज जो हमारी करेक्ट वैल्यूज हैं हम ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे जी, प्लस 197 और दूसरा है प्लस 185। अब ये दो वैल्यूज हमने माइनस की, ये हमारे पास 1000 वैल्यूज का टोटल था। तो हमारे पास ये जब दो वैल्यूज माइनस की साथ ही हमने दो वैल्यूज ऐड कर ली तो हमारे टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कितनी वैल्यूज आ गई, 1000 वैल्यूज ही रही और उनका टोटल आ जाएगा 130 समीशन x 130 और साथ है 320। अब ये जो टोटल है ये करेक्ट टोटल है, ये हमारे पास इन ऑब्जर्वेशंस के साथ इसकी जगह पे ये वाली ऑब्जर्वेशन हमने शिफ्ट कर दी। अब सही टोटल, पहले टोटल क्या बना था हमारे पास 130,400। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 100 तो यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे हमें 85 चाहिए था तो ये 65 कम था, इनको एडजस्ट करके हमारे पास जो टोटल है, जो करेक्ट टोटल है वो ये आ गया। अब करेक्ट मीन कैसे मालूम करेंगे, करेक्ट मीन मालूम करने के लिए जो करेक्ट टोटल है उसको डिवाइड करेंगे n पर। अब हमारे पास मीन इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही रहेगा समीशन x ओवर n। अब समीशन x की वैल्यू 130,320 डिवाइडिंग बाय n 1000, तो लिहाजा मीन की वैल्यू कितनी आई 130.32। ये आपके पास मीन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में पैदा होने वाले स्टूडेंट्स के जहन में जितने सवाल थे वो सवाल यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट करके सिखाए, और कोई सवाल किसी बच्चे को अब उसके जहन में नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन है। 41 का ए पार्ट भी और 41 का बी पार्ट भी, ये दोनों सवाल हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन करा देगा। क्यों, सवाल में फाइंड मीन मालूम करें, फिर कहता है मीडियन मालूम करें, फिर कहता है मोड मालूम करें, फिर कहता है Q1 और Q3 मालूम करें, फिर कहता है सिक्स्थ डिसाइल मालूम करें, इसी तरह P37 और P67 भी मालूम करें। एक तो क्वेश्चन है 41 का ए पार्ट
और एक क्वेश्चन है 41 का बी पार्ट, उसमें भी कहता है कैलकुलेट, मालूम करें क्या। नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 मोड, नंबर 3 Q1, Q3, D9, P10, P60, P80 ऑफ दीज डेटा। ये 2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल हमारे पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करवाएंगे। मेरा ख्याल है सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में यहाँ नहीं पूछा गया, अगर वो भी पूछ लेता तो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट चैप्टर इस क्वेश्चन में मौजूद है। क्योंकि हमने इस चैप्टर में कितनी चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, वो इसमें पूछ लिया। नंबर 2 मीडियन, वो भी पूछ लिया। मोड, वो भी पूछ लिया। परसेंटाइल्स पूछ लिए, क्वार्टाइल्स पूछ लिए, डिसाइल्स पूछ लिए। इसके साथ साथ और क्या हमने पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, बस वो इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। अगर वो भी होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि कंप्लीट चैप्टर जो है वो यहाँ मौजूद है। अब हम देखते हैं 41 का ए पार्ट। अजीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद कोशिश करेंगे करने की, अगर ना हो सका और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 41 का ए पार्ट करवाऊँगा। इस लेक्चर में हम 41 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी हम डिसाइड ये करते हैं कि 41 क्वेश्चन जो है उसका हम बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट सारे बच्चे कोशिश करेंगे घर से करने की, अगर ना हो सका तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में 41 का ए पार्ट करवाऊंगा। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन घर में सॉल्व हो चुका होगा वो हमारे साथ टैली करेंगे कि क्या प्रोसीजर ठीक है, क्या आंसर्स ठीक हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ए पार्ट देख लेंगे। अभी हम देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 और उसका बी पार्ट। द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी distribution, the number of children, the number of children born in 65 families, 65 families। सवाल यहाँ से शुरू होता है, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 मोड, नंबर 3 Q1, Q3, D9 मतलब 9th डिसाइल, इसके साथ P10, इसके साथ P60 एंड P80 फॉर दीज डेटा, फॉर दीज डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा से आप ये सारी चीज़ें मालूम करके दिखाएं ना ज़रा। सवाल है जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और इसके साथ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और नंबर ऑफ फैमिलीज 4, 7। इसके बाद हम देखते हैं 14, 22, 12 एंड 6। ये आपके पास एक छोटा सा सवाल है, बल्कि छोटा सा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें तो उसने सारे चैप्टर को मिक्स कर दिया है।
आपने सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स पूछा हुआ है, इसके साथ साथ मीडियन भी पूछा हुआ है, तो इन सब के लिए यानी परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल्स और मीडियन, इन सब के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें। कौन कौन सी? क्लास बाउंड्री और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हमारे पास जो ये x है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़ीरो हो सकते हैं। हम कहें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी फैमिली में कितने हैं, तो ज़ीरो, कोई भी नहीं। 1 एक हो सकता है। किसी फैमिली में 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल हैं, यस। क्या 1 और 2 के दरमियान जो इन्फिनिटी वैल्यूज़ हैं, क्या उनमें से कोई वैल्यू पॉसिबल है कि किसी फैमिली में 1.35 चिल्ड्रंस लाई करते हों? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। 1.35 चिल्ड्रन या 1.50, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो और वेरिएबल जो है विच कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक नंबर्स, सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज, रेंज के दरमियान सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ अगर हमारे पास हों, तो द वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्लियर है जी? नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में हमने डिस्क्रीट का फार्मूला लगाना है, वहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है जनाब। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 4 एज इट इज़ लिख लें, 4 को प्लस करें 7 में तो वो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 को प्लस करें 14 में तो वो आपके पास 25 आ गया। अब 25 को 22 में ऐड करें तो वो आपके पास आ जाएगा 47, 47 को 12 में प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 59, 7, 8, 9, ठीक हो गया। 59 को जब आप प्लस करेंगे तो 65, 9 एक ये 60 और 5, इसके साथ फ्रीक्वेंसी का टोटल करें 4 + 7 + 14 + 22 + 12 एंड +6, आंसर हमारे पास 65 आ गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। और यहाँ पे देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं? n, समेशन f भी कहते हैं और n भी कहते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम, वैसे तो उसने मीडियन पूछा है, मैं मीडियन बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मोड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मोड को देखेंगे। मोड क्या फार्मूला है? क्योंकि ये x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिस्क्रीट वेरिएबल को। तो जब ग्रुप डेटा हो डिस्क्रीट वेरिएबल में तो फिर फार्मूला फ्रीक्वेंसी है बच्चे, यहाँ पे L + FM - F1 वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये याद रखें, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो मोड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था जनाब? किसी बच्चे को आता है? द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग the value corresponding of the highest frequency के corresponding जो वैल्यू है ना वो मोड है। ये फार्मूला याद रखें, ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में जब हम गौर करते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 4, 7, 14, 22
12 और 6, इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो हमारा मोड है। इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3, लिहाजा हम कहेंगे मोड इज इक्वल टू 3। मोड हमारे पास 3 आ गया, ये था जी मोड। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन, क्योंकि मीडियन उसने पहले पूछा था लेकिन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, उसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी। मीडियन, मीडियन, अब मीडियन का फार्मूला क्या है? जैसे ही बच्चा देखता है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो वो स्पीड में काम करता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी और सॉल्व करना शुरू कर देता है। जब आप इस फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और ग्रुप डेटा का यही फार्मूला है, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे तो पेपर में फिर क्रॉस लग जाएगा, वो मेथड गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। अब ये क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल है, x क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में मीडियन का क्या फार्मूला है? मीडियन का फार्मूला याद है बच्चों को? द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ n/2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे बास किताबों में n+1 भी लिखा हुआ है, n+1/2th या n/2th। तरीकाकार ये है कि जब ग्रुप डेटा होता है तो ग्रुप डेटा में n/2 फार्मूले में है, लिहाजा यहाँ पे n/2 लिखा करें। जब ये अनग्रुप डेटा होगा तो n+1/2 लिखेंगे। और अगर आप इसको भी n+1/2 के साथ सॉल्व कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडियन की वैल्यू पे वो वही रहेगी जो n/2 से है। तो जब ग्रुप डेटा होता है तो उसे वैसे असूलन n/2 के साथ सॉल्व करते हैं। n हमारे पास कितना है? 65। अब हम 65 पुट कर देते हैं। द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ 65 ऑफ 2th टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 65 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा 32.5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ 32.5 टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास टेबल है, उस टेबल में 32.5 को तलाश करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें पहली वैल्यू 4 है। 4 में 32.5 आता है? बिल्कुल नहीं। 11 में भी नहीं आता, 25 में भी नहीं आता, 47 में 32.5 मौजूद है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ x है ना, वो मीडियन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x क्या है? 3। तो लिहाजा 3 इज द मीडियन। 3 मीडियन है। इसके बाद बात करते हैं Q1 की। अब मैं मीडियन वाला पोर्शन रेस करूंगा या इसी के ऊपर मैं Q1 को सॉल्व करवाऊंगा। ये बच्चे जल्दी से नोट भी कर लेंगे। Q1 कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे मीडियन है, मीडियन की जगह पे हमने जाके क्या लिखना है? क्वार्टाइल्स 1। अब हमारा मोड हो चुका है, मीडियन भी हो चुका है, इट इज़ 3। अब हम बात करते हैं Q1 की। Q1 का क्या फार्मूला है? द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ n/4,
यहाँ पे 4 आ जाएगा। n बाय फोर्थ टर्म इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ 65 बाय, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, टर्म्स इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आप 65 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16.25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16.25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 16.25 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 16.25 कहाँ पर है, 4 में है नहीं, 11 में नहीं, 25 में 16.25 मौजूद है ना 25 में, तो 25 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 25 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 2 है, तो Q1 इज इक्वल टू 2, लिहाजा Q1 की वैल्यू 2 आ गई। सब बच्चों को ये समझ आ चुका होगा Q1 के साथ। अब आगे करते हैं Q3 कैसे मालूम करेंगे। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे, अब ये नोट कर लिया होगा स्पीड से आप लोग, इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे Q3 लिख लेते हैं। Q3 का फार्मूला क्या होगा, द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, किसी बच्चे को पता है, यहाँ पे लिखेंगे 3n, और यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 65 ओवर n, n हमारे पास 4 है, n नहीं 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वार्टाइल्स है, यहाँ पे th। अब 65 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ ही आप उसे 4 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 48.75। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास 48.75 और यहाँ पे Q3, क्योंकि अब हम Q3 कर रहे हैं। द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ 48.75, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 4 में 48 है नहीं, 11 में है नहीं, 25 में है नहीं, 47 में 48 है बिल्कुल नहीं, 59 में 47 मौजूद है। तो 59 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x क्या है, इट इज 4। तो ये हमारे पास Q3 आ गया, Q3 इज इक्वल टू 4। Q3 के बाद अब हमने Q1 भी मालूम कर लिया और Q3 भी मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है D9, नाइन्थ डिसाइल। नाइन्थ डिसाइल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D9, नाइन्थ डिसाइल, इधर इसे रेस करते हैं, इधर D9, द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द, यहाँ पे क्योंकि 9 है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और डिवाइड किस पे करेंगे, क्योंकि ये डिसाइल है, डिसाइल का मतलब 10 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 65 और डिवाइडिंग बाय 10। जब हमने 9 को क्या किया, 65 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किस पे करना है, 10 पे, तो आंसर आ जाएगा 58.5। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 58.5। 58.5 को हम देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 58 4 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं, 47 में भी नहीं, 59 में 58.5 मौजूद है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 4। तो हमारे पास D9 इज इक्वल टू 4। लें जी, D9 भी हो गया। अब आगे चलते हुए देखते हैं, हमारे पास उसने पूछा हुआ है P10, P60 और P80। इनमें से मैं कोशिश करता हूं कि कोई एक या दो मैं आपको समझा दूं, एक या दो आप खुद भी कर लें। P10, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P10, इधर भी हमने देखना है तो यहाँ पे भी P10 होगा, यहाँ पे एक नई वैल्यू आएगी। P10 का मतलब है यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे किस पे डिवाइड करेंगे, जब परसेंटाइल होगा तो 100 पे डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे 9 की जगह पे 10 आ गया और डिवाइड 100। जब आपने 10 को मल्टीप्लाई किया 65 के साथ और डिवाइड 100 किया तो 6.5 आ गया। क्या आ गया? 6.5। 6.5 अब देखें 4 में है, 4 में 6.5 तो नहीं है, 11 में 6.5 है, तो 11 के कोरस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है वो हमारे पास P10 है और वो 1 है। लो जी, हमारे पास P10 भी हो गया। अब P60, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंपल 60 लिख देंगे। द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ यहां पर 60n/100, यहां पर 60 इंटू 65 ओवर 100। जब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 39। 39 यहां पे चेक करें कहां पर है, 47 में पहली मर्तबा 39 आता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3, तो हमारे पास P60 कितना आ गया? P63 आ गया। और लास्ट में हमारे पास है P80। P80 के लिए आप यहां पे 80 लिख देंगे, 60 की जगह पे यहां पे भी आप 80 लिखेंगे। 80 इंटू n ओवर 100, यहां पे क्या करेंगे? 80 इंटू 65 ओवर 100। 80 को जब 65 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 52। 52 अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 52 कहां पर है? 59 में, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 है, तो यहां पर हम 3 की जगह पे अब 4 लिख देंगे और ये हमारे पास P80 आ गया। अब मेरा ख्याल है कि लेक्चर कंप्लीट होने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं लेक्चर के एंड तक 41 के बी पार्ट को तो करवा सकूंगा, लेकिन 41 का ए पार्ट मुझसे सॉल्व नहीं होगा, वो क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन था। इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की वजह से हमने शॉर्ट में किया, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने स्पीड से ये किया है, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे होंगे, उसको आप रोक के दोबारा चेक करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आएगा। इस दुआ के साथ लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सदा सलामत और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ता क़यामत वालिदैन का साया कायम रखे, और जब हमारा आखिरी वक्त आए ख़ात्मा बिल ईमान हो और ज़ुबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।